हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आंकड़े संकलन की सगणना व प्रतिदर्श विधियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ों को एकत्रित करने के सोर्स के आधार पर हम आंकड़ों को दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के सोर्स क्या हैं और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के सोर्स क्या हैं, इनको हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा प्राइमरी हो या सेकेंडरी प्रकार के, इनको कलेक्ट करने के लिए सगणना विधि या जिसको हम जनगणना विधि भी कह सकते हैं, वो क्या होती है, प्रतिदर्श विधि क्या होती है, आंकड़े संकलन करने की उसकी परिभाषा कैसे करते हैं, उनके गुण दोष क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले आंकड़े संकलन करने की यदि हम सगणना विधि लें, सगणना विधि क्या होती है, जिसका नाम है सगणना या जनगणना, सेंसस मेथड, जनगणना विधि। इन अवधारणाओं का अर्थ यदि अपन देखें पहले कि सगणना या जनगणना होती क्या है। जनगणना हर व्यक्ति की गणना, सगणना सबकी गणना। शाब्दिक आधार पर यदि इनका अर्थ स्पष्ट किया जाए, सगणना सबकी गणना, सबकी गणना मतलब इसमें समग्र की जितनी इकाइयां, समग्र का मतलब होता है सारा, टोटल, कुल, योग। यदि हम समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन करके समग्र की सभी इकाइयों को पढ़ते हैं, सभी इकाइयों को पढ़ते हैं और उनके आधार पर कोई डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सगणना विधि। जैसे जनसंख्या की गणना करनी है हमें, यदि जनसंख्या की गणना करनी है तो हर एक व्यक्ति को गिनना होगा हमें। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ व्यक्तियों को तो गिन लिया, कुछ को छोड़ दिया और उसके आधार पर बता दी हमारे देश की जनसंख्या इतनी है। इस विधि में क्या होती है, सबकी गणना होती है या हर व्यक्ति की गणना होती है, या हम यूं कह सकते हैं उत्पादन के क्षेत्र में जितनी भी इकाइयां कार्यरत है, जिस क्षेत्र में हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उसमें शामिल होने वाली प्रत्येक इकाई की इसमें गणना की जाती है, किसी एक भी इकाई को नहीं छोड़ा जाता। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं मेरी क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जैसे ये 30 विद्यार्थी हैं, यदि इस पूरे समग्र में मैं 30 ही इकाइयों का, 30 इकाइयां हैं, 30 इकाइयां और इन 30 ही इकाइयों का अध्ययन करके कोई आंकड़ा प्राप्त कर रही हूं, तो वो कहलाएगा मेरा सगणना विधि या जनगणना विधि। उत्पादन की गणना करनी हो तब भी हमें इसी मेथड से गणना करनी होती है। जनसंख्या की गणना करनी हो तब भी हम इसी विधि से जनसंख्या की गणना करके हम बताते हैं कि हमारे देश में की जनसंख्या इतनी है। यदि हमें गरीबी के स्तर को जानना है, बेरोजगारी के स्तर को जानना है, तभी हम इसी विधि का प्रयोग करके अपना निर्णय और निष्कर्ष बताते हैं। तो सगणना विधि आंकड़े एकत्रित करने की या संकलन करने की, या हम यूं कह सकते हैं कि अनुसंधान करने की वह विधि है जिसमें हम समग्र की सभी इकाइयों को पढ़ते हैं। आंकड़े या डेटा कलेक्ट करने के लिए इसमें समग्र की किसी भी इकाई को नहीं छोड़ा जाता। 30 इकाइयां हैं, सभी के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकालना, सभी के अध्ययन आधार पर या शोध कार्य द्वारा निष्कर्ष, वो कहलाएगा मेरा सगणना विधि, सेंसस मेथड या जनगणना विधि। किसी एक भी इकाई को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। तो सगणना विधि में सबकी गणना होती है, समग्र की में जितनी इकाइयां शामिल होती है, उन सब इकाइयों के अध्ययन के आधार पर हम इसमें अपने निर्णय और निष्कर्ष बताते हैं। किसी एक भी इकाई को इसमें नहीं छोड़ा जाता। देखिए, अगर हम सगणना विधि प्रयोग में ले रहे हैं तो ये विधि मेरे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी होगी, इस विधि की उपयुक्तता कैसे सिद्ध कर सकते हैं, सगणना विधि किन किन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। सबसे पहला, इसके आधार पर यदि हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं तो हमारा अनुसंधान का क्षेत्र छोटा होना चाहिए। उपयुक्तता कहाँ है इस विधि की, उपयुक्तता क्षेत्र सीमित होने पर, क्षेत्र सीमित होने पर। यदि अनुसंधान का क्षेत्र हमारा
बड़ा या विशाल है, तो हम इस विधि के द्वारा निर्णय और निष्कर्ष बताने में या अनुसंधान कार्य करने में हमें बहुत अधिक दिक्कत आएगी। दूसरा, विविध गुणों वाली इकाइयां, विविध गुणों वाली इकाइयां, जैसे यदि क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, सभी दिमागी स्तर पर अलग अलग है या सबके पढ़ने का लेवल अलग अलग है, और उनमें से मैं कुछ विद्यार्थियों को छांट कर इस पूरी क्लास के बारे में निष्कर्ष बता दूंगी तो मेरा निर्णय और निष्कर्ष गलत होगा। तो जहाँ अध्ययन करने वाली जितनी भी इकाइयां हैं अलग अलग गुण वाली हो, विजातीय हो, सजातीय प्रकार की न हो, तो फिर मुझे सगणना विधि के आधार पर निष्कर्ष बताने होंगे। जहां पर अलग अलग विशेषताओं वाले व्यक्ति रहते हैं या जहां पर अलग अलग विशेषताएं रखने वाली समग्र की इकाइयां हो, वहां सगणना विधि से यदि मैं अपने अनुसंधान कार्य करती हूँ तो मेरे निर्णय और निष्कर्ष अधिक प्रभावी होंगे। फिर अगर मुझे गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, किसी चीज का मैं डीपली अध्ययन करना चाह रही हूँ, देखिए यदि मैं समग्र की प्रत्येक इकाई से संपर्क कर रही हूँ तो मैं उनसे अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर सकती हूँ। तो जहां मुझे गहन या विशाल अध्ययन करने की, विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है, वहां पर भी सगणना विधि अधिक उपयुक्त होती है। चौथा, इसकी उपयुक्तता यदि देखी जाए, जहां मुझे शुद्ध और विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने हो, जिसमें शुद्धता रखनी हो, मुझे शुद्धता व विश्वसनीयता रखनी हो, वहां मैं यदि इसी विधि के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती हूँ तो मेरा जो आंकड़े एकत्रित करने का कार्य है या मेरा खोज और अनुसंधान का कार्य है वो अधिक सफल हो सकता है। अनुसंधान का क्षेत्र छोटा होने पर सगणना विधि से उचित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी इकाइयां विभिन्न गुण रखती है या अलग अलग विशेषताओं को रखने वाली है, तब भी सगणना विधि से हम अनुसंधान करें तो अधिक उपयुक्त है। तीसरा, जहां मुझे डीपली अध्ययन करना हो, गहन या विस्तृत अध्ययन करना हो, मुझे अपने अध्ययन में शुद्धता और विश्वसनीयता की अधिक जरूरत है, वहां इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इस विधि के यदि हम गुण देखें, सगणना विधि यदि हम प्रयोग में ले रहे हैं अनुसंधान कार्य के लिए, जिसमें क्या होता है, समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, कुल में जितनी इकाइयां शामिल हो रही है उसमें से किसी एक भी इकाई को नहीं छोड़ा जाता, तो उसको हम कहते हैं सगणना विधि। इस विधि के यदि हम गुण देखें तो सबसे पहला गुण तो यही है कि इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहती है, शुद्धता व विश्वसनीयता, क्योंकि इसमें समग्र की हर एक इकाई का अध्ययन होता है, किसी एक भी इकाई को हम इसमें नहीं छोड़ते। और जब समग्र में जितनी इकाइयां हैं, जितने उसके भाग है, हम उन सभी का अध्ययन कर रहे हैं, किसी एक भी इकाई को इसमें नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी हमारे निर्णय और निष्कर्ष शुद्ध और विश्वसनीय होंगे, उसके अंदर कहीं कोई अविश्वसनीयता दिखाई नहीं देगी। दूसरा, पक्षपात नहीं होता इस विधि के अंदर, पक्षपात नहीं, क्योंकि समग्र की हर एक इकाई का अध्ययन इसमें किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा कि इसको तो मैं जानती हूँ, इसके बारे में क्या इसका स्तर है, मैंने अपने मन से उसके बारे में कोई बात लिख दी, ऐसा इसके अंदर नहीं चलेगा। तो इसके अंदर जो अनुसंधान करता है वो उसके द्वारा पक्षपात की संभावनाएं कम बनी रहती है। तीसरा, इस विधि का जो गुण यदि हमें दिखाई देता है तो इस विधि के आधार पर हम विस्तृत सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत सूचनाएं कैसे, जैसे अभी हमारे यहाँ 2021 की जनगणना कार्य होगा, उसमें हर एक व्यक्ति की काउंटिंग की जाएगी। अगर काउंटिंग करने वाला व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, आंकड़े लेने के लिए आ रहा है, तो हमसे अदर क्वेश्चन करके अदर जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, हमारे परिवार में से कितने व्यक्ति गांव में रहते हैं, कितने व्यक्ति शहर में रहते हैं, कौन व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, कौन व्यक्ति बेरोजगार है, कौन व्यक्ति कृषि में लगा हुआ है, कौन व्यक्ति नौकरी में लगा हुआ है, कौन व्यक्ति सेवा क्षेत्र में लगे हुए, कौन व्यक्ति विवाहित है, कौन अविवाहित है, ये सारी जानकारी भी वे हमसे इकट्ठा करते हैं। जबकि उनका मुख्य उद्देश्य तो क्या है, जनसंख्या की गणना करना, लेकिन इसके आधार पर वे हमारे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, बेरोजगारी की स्थिति, या फिर हम कह सकते हैं कि विवाहित अविवाहित की स्थितियां, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, इन सब के आंकड़े भी वे प्राप्त कर लेंगे। तो इस विधि से आंकड़े एकत्रित करने में हमें विस्तृत सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन भी हम कर सकते हैं, विविध विशेषताओं का अध्ययन, विशेषताओं का अध्ययन, विशेषताओं का अध्ययन।
देखिए समग्र की जब प्रत्येक इकाई को पढ़ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो अन्य विशेषताएं उनकी जानकारी भी हम कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ये वाले गुण भी रखता है, या हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में ये विशेषताएं भी सूचित हो रही है। तो इस विधि के द्वारा हम अब समग्र की जितनी भी इकाइयां हैं वो अलग अलग विशेषताएं रखने वाली है, तो उनकी विभिन्न विशेषताओं को भी हम इस विधि के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये इस विधि के गुण थे। अब इस विधि के दोष यदि हम देखें, सगणना विधि से निर्णय और निष्कर्ष निकालने के लिए यदि खोज और अनुसंधान कार्य हम करते हैं तो अनेक दोष भी हमें इसके दिखाई देते हैं। दोष क्या है इसके? अवगुण भी कह सकते हैं, या दोष इस विधि के अवगुण या दोष। सबसे पहला दोष तो यह है कि ये खर्चीली विधि, खर्चीली, क्योंकि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना होता है, तो समय, धन और श्रम तीनों ही इस विधि के अंदर अधिक लगते हैं, अधिक खर्चा आता है। क्योंकि जैसे जनगणना कार्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी तो बहुत सारे प्रशिक्षण देने होंगे लोगों को, और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्थान स्थान पर घूमेंगे, तो उसके अंदर उनका जो समय, धन अधिक लगेगा, अधिक मानव शक्ति यूज में आती है इसके अंदर, अधिक मानव शक्ति, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति यदि अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है तो हर स्थान पर जाकर अनुसंधान कार्य नहीं कर पाएगा, उसे अपने लिए सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होगी और हमारे मानव संसाधन का अधिक मात्रा में इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमें विशाल क्षेत्र में अनुसंधान करना हो, विशाल अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त ये विधि, अनुपयुक्त। विशाल अनुसंधान के लिए कैसे अनुपयुक्त है? क्योंकि यदि हमारे अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है और हमें इस विधि से निर्णय और निष्कर्ष निकालने में बहुत अधिक समय लग जाता है, तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो ही इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि अनुसंधान का क्षेत्र छोटा होने पर तो हम हर एक इकाई का अध्ययन कर सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आपसी बातचीत और व्यवहार के द्वारा अपने निर्णय और निष्कर्ष बता सकते हैं। लेकिन यदि हमें विस्तृत क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने हो, हमें विशाल क्षेत्र में निर्णय और निष्कर्ष बताने हो, तो अनेक बार हम इस विधि का प्रयोग करके अपने निर्णय और निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा सगणना विधि क्या होती है, अनुसंधान कार्य करने की सगणना विधि, सबका अध्ययन, समग्र की हर एक इकाई को इसमें पढ़ा जाता है। जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट बैठे, यदि 30 का ही अध्ययन करके मैं कोई निर्णय और निष्कर्ष बताऊंगी, इसका अभिप्राय है कि सगणना विधि के द्वारा मैंने अपना अनुसंधान और खोज कार्य किया है। यह विधि अनुसंधान का क्षेत्र छोटा होने पर उपयुक्त है। इस विधि से यदि हम अनुसंधान कार्य करते हैं तो बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने विशाल अध्ययन के आधार पर हम समग्र की इकाइयों की जितनी विशेषताएं उनको बता सकते हैं, और अप्रत्यक्ष जांच भी हम इस विधि की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन यह विधि वही प्रयोग में ले सकते हैं जब हमारा अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो या हमें सीमित क्षेत्र में ही अनुसंधान कार्य करने हो, अन्यथा इसके अंदर समय, धन और श्रम तीनों ही बर्बादी होती है और अनेक बार निर्णय और निष्कर्ष आने तक हमारा अनुसंधान कार्य भी अधूरा रह जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।